नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन में विस्तार पूर्वक आप खबरों पर नजर डालेंगे। इस वक्त सबसे बड़ी और अहम खबर है महिला आरक्षण को लेकर संसद में जो चर्चा जारी है महिला आरक्षण बिल को लेकर, उस पर बातचीत करेंगे, विस्तार पूर्वक जानकारी और पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि सदन में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चर्चा जारी है और ये विधेयक जिस पर वोटिंग होना भी बाकी है और वोटिंग से पहले चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। चर्चा में अर्जुन राम मेघवाल हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। दरअसल इससे पहले अर्जुन राम मेघवाल ने सदन को बिल के बारे में बताया और उसके बाद कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने 10 मिनट तक अपनी बात कही। सोनिया गांधी ने स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने वाले कानून को राजीव गांधी के द्वारा लाए गए कानून का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे राजीव गांधी का सपना पूरा होगा और राजीव गांधी इसे लेकर आए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार उसे पास करवाने का प्रयास कर रही थी और इसी का नतीजा है कि देश भर में स्थानीय निकायों में 15 लाख चुनी हुई महिला नेता हैं। राजीव का सपना अभी आधा अधूरा हुआ है, ये बिल पास होने से सपना पूरा हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की मांग है कि बिल को फौरन अमल में लाया जाए और इसके पहले जातिगत जनगणना करवाकर इस बिल में SC, ST और OBC महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। यानी कोटे में कोटा का जिक्र एक बार फिर यहां पर किया जा रहा है और सदन में सोनिया गांधी ने चर्चा के दौरान इसका जिक्र किया। बीच ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पहले ही 2010 में राज्यसभा में हमने पास किया है, लेकिन लोकसभा में वो फेल हुआ किसी कारण। इसीलिए ये कोई नया बिल और नई चीजें नहीं है। अगर वो उसको ही दोहराते तो जल्दी आज तक होता था। और दूसरी चीज, ये सभी लोगों को विश्वास में लेके एक क्लॉज बाय क्लॉज बनाना है, डिस्कशन करना है। शायद वो इतनी जल्दी वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने बोला कि नेक्स्ट सेंसस आने तक, उन्होंने ये कहा कि आगे जो सभी सेंसस के देखकर डिलिमिटेशन देखकर हम करने वाले हैं, ये उनका कहना है। तो मेरा यही अंदाजा है कि ये लोग चुनाव के दृष्टि से ये तो बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सब जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा या सेंसस नहीं होगा तो आपको इससे मालूम होता है कि कितने दिन इसको और लगने वाले हैं। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतज़ार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? चलिए, हमारे सहयोगी विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। विनीत, अभी चर्चा जारी है, वोटिंग की कब तक संभावनाएं हैं और क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहे हैं अंदर से? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज शाम 6 बजे तक इस पर जो समय निर्धारित किया गया है, शाम 6 बजे तक इस पर निर्धारित किया गया है कि इस पर चर्चा जो है वो हो। लेकिन अगर हम बात करें वोटिंग के बारे में बात करें तो बहुमत जो है वो सरकार के पक्ष में है, क्योंकि नंबर्स जो है वो सरकार के पक्ष में। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है वो भी इसके समर्थन में है। हमने देखा जिस तरह से कांग्रेस में इसके समर्थन में सोनिया गांधी ने जिस तरह से बोला, इसके साथ ही साथ JDU भी इसके समर्थन में है। तो साफ तौर पर अगर हम बात करें तो विपक्ष की
कई पार्टियां जो है वो इसके समर्थन में है। तो सिर्फ औपचारिकता मात्र है। वोटिंग अगर होता भी है तो भारी बहुमत से, क्योंकि प्रचंड बहुमत जो है लोकसभा में बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है, सरकार के साथ है। वहीं पर अगर हम बात करें विपक्षी पार्टियां भी इसे समर्थन दे रही है तो भारी बहुमत से ये बिल जो है वो पास हो जाएगा लोकसभा से। तो लेकिन जो कुछ जो लोग विरोध कर रहे हैं, अब यहां पर कवायद जो चल रही है, श्रेय लेने की कवायद जो है वो चल रही है। बीजेपी का कहना है, केंद्र सरकार का कहना है कि वो महिलाओं को आरक्षण देने के या फिर महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर के वो प्रतिबद्ध है और इसी को लेकर के वो लगातार काम कर रही है। चाहे वो 2014 के बाद में बीजेपी के कई मंत्रियों से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, उज्ज्वला हो, शौचालय का हो, या फिर मुद्रा स्कीम हो, या फिर अगर हम बात करें कोरोना के काल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हो, या फिर जनधन अकाउंट की बात हो, कई ऐसी योजनाएं हैं जो वुमेन सेंट्रिक है। और उसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हुए सरकार जो है वो लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण जो है वो देने जा रही है। वहीं पर अगर हम बात करें विपक्षी पार्टियों के बारे में बात करें तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी को सुना और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह राजीव गांधी का सपना था जिसे पूरा किया जाना है। ये बिल जैसे ही पास हो जाएगा राजीव गांधी का कहीं ना कहीं सपना जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे का साफ तौर पे कहना था कि राज्यसभा में 2010 में इसे पास करवा लिया गया था, लेकिन किसी कारण से लोकसभा में पास नहीं करवाया जा सका। तो निश्चित तौर पर श्रेय लेने की जो अब होड़ है वो हो रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो इसका विरोध भी कर रही हैं और वो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की मांग कर रही है। जैसा कि अगर हम देखें आरजेडी के बारे में बात करें, बिहार से भी अब दल आते हैं। आरजेडी के सांसदों का साफ तौर पे कहना था कि जब हमने उनसे बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि सामाजिक न्याय तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इस रिजर्वेशन में जो वुमेन रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसमें ओबीसी को भी ना रिजर्वेशन ना दिया जाए। यही बात जो है वो समाजवादी पार्टी की ओर से भी कही गई। लेकिन केंद्र सरकार का साफ तौर पे कहना है कि वो महिला सशक्तिकरण को लेकर के लगातार काम कर रही है और इस बिल के पास होने से महिला सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया है जो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की जा रही है वह आगे ही बढ़ेगी। विरोध वाले विषय पर चूंकि सदन में चर्चा इस वक्त जारी है, विनीत, इसमें चर्चा जो चल रही है अभी तक उस चर्चा में खुल करके तो हालांकि किसी ने विरोध नहीं किया और बहुमत स्वाभाविक है। एक तो सरकार के पास भी बहुमत है और दूसरा कि जो विपक्षी दल हैं वो भी खुलकर इसका समर्थन करें, लेकिन कुछ लोग दबी ज़िम्मा में इसका विरोध कर रहे हैं। मसलन कोटे में कोटा दिया जाए, इस तरह के विषयों पर अभी खुलकर किसी का बयान सामने आया। महिला आरक्षण को लेकर जो इस बात का जिक्र कर रहे हो कि बीजेपी इसका चुनाव में लाभ लेना चाहती है। आज ये निश्चित तौर पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो कई पार्टियां हैं। हालांकि अगर हम बात करें जेडीयू के बारे में बात करें तो जेडीयू का साफ तौर पे कहना था कि वो इस बिल का समर्थन करते हैं क्योंकि वो महिला आरक्षण को लेकर के या महिला सशक्तिकरण को लेकर के वो लगातार काम करते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हालांकि उनका भी यह कहना था कि कहीं ना कहीं श्रेय लेने की वे जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है और उनका साफ तौर पे कहना है कि इसे कैसे लागू किया जाएगा, कब लागू किया जाएगा, इसको लेकर के कंफ्यूजन है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से आती हैं, मुलायम परिवार की हैं, उन्होंने भी इसमें मांग की है कि रिजर्वेशन के अंदर ही रिजर्वेशन जो बात है कि उसकी उन्होंने बात की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें कांग्रेस भी यह लगातार कर रही है, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे से हमारी बात हुई थी, उनका भी साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से सरकार ने जो बिल पेश किया आखिरी समय में पेश किया है, अब से कुछ दिन बाद चुनाव होंगे तो आखिरकार सरकार इसे लागू कब करेगी। यही सवाल जब हमने सरकार के मंत्रियों से पूछा तब उनका साफ तौर पे कहना था कि बहस को पूरी हो जाने दीजिए, जब यह बहस पूरी हो जाएगी सारी जो कंफ्यूजन है, जो विपक्षी पार्टियों को कंफ्यूजन है, वो सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। तो साफ तौर पर यहां पर हमें अब देखिए एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुख्यतः पार्टियां हैं, सरकार तो इस बिल का समर्थन कर रही है, सरकार के सभी घटक दल इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो भले ही इसका विरोध कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू पर भी वो सफाई चाहती हैं सरकार से। और जब हमने सरकार के मंत्रियों से बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जब सरकार की ओर से बयान आएगा तब सफाई भी जो है वो निश्चित तौर पर दी जाएगी। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार का साफ तौर पर कहना है चर्चा के बाद उम्मीद है कि इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया जाए, क्योंकि आगे कुछ टेक्निकल विषयों पर जिसका जिक्र
विरोधी दल कर रहे हैं उसमें ये जरूर किया जा रहा है कि ये कोटे में कोटा मिलेगा या नहीं, महिलाओं को आरक्षण देने में कितना समय लगेगा, अभी इसमें जनगणना होगी और तमाम तरह की टेक्निकलिटीज के बारे में लगातार जिक्र विरोधी दल कर दबी ज़बान में इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विनीत आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स लेते रहेंगे, चूंकि अभी चर्चा जारी है तो अपडेट्स अंदर से जो आते रहेंगे इसके लिए संपर्क भी आपसे हम लगातार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से। एक और महत्वपूर्ण खबर आई। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी नितिन नबीन ने एक बड़ा बयान दिया। महिला आरक्षण बिल को लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि क्या ये लाभ लेने के लिए बिल लाया गया, इस विषय को लेकर नितिन नबीन ने कहा कि यह काम कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसा करती है। और कांग्रेस पार्टी के विषय का जब उन्होंने जिक्र किया तो महिला राष्ट्रपति का भी उदाहरण उन्होंने देते हुए कहा कि महिला राष्ट्रपति को जब चयन किया जा रहा था उस वक्त कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में थी और हमेशा महिला विधेयक को टालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन अब महिला आरक्षण को लेकर उनका यह कहना है कि छत्तीसगढ़ महिला उत्पीड़न के मामले में अब नंबर 1 बन चुका है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। महिलाओं को प्रताड़ना से मुक्त किया जाएगा। महिलाओं का फैक्टर तो कल प्रधानमंत्री जी ने जिस बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो लिया है उससे बड़ा फैसला क्या होगा। महिलाओं में छत्तीसगढ़ में क्या किया है आज तक महिला राष्ट्रपति का जब बात आया तो विरोध किया छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने। आज महिला विधेयक जो कभी नहीं लोगों ने हमेशा टालने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल करके लाया। तो देश भर में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण सबसे दी। और महिला उत्पीड़न की बात की तो पिछले दिनों का रिपोर्ट निकालिए पिछले 4 सालों का, तो भूपेश सरकार नंबर 1 पे रही है महिलाओं के उत्पीड़न में। तो कौन सी बात करेंगे। और मैं तो वही महिला की कह रहा हूँ कि उनके प्रियंका जिस महिला की वाहक होंगी, आज महिलाओं के साथ अपमान हुआ, उन्हीं के सचिव ने किया, क्या कार्रवाई की, इस पर जवाब देना चाहिए ना। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा में पहुंचे। इंदौर से खबर आ रही है। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जन आशीर्वाद यात्रा के साथ मौजूद रहे और जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों के बीच जब ये यात्रा पहुंच रही है तो लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में हुई जन आशीर्वाद यात्रा पर कहा कि समर्थन लगातार मिल रहा है, समर्थन साथ साथ चल रहा है, जनता हमें खुले मन से आशीर्वाद दे रही है। साथ ही सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो योजनाएं बंद की थी उनको लेकर जनता में आक्रोश है। साथ ही कांग्रेस ने सनातन का भी अपमान किया। कांग्रेस के विरोध को लेकर कहा कि खिसियानी बिली खंभा नोचे और आजकल पता नहीं क्या हो गया है, हम जनता के खाते में पैसे डालते हैं तो वो पूछते हैं पैसा कहां से आ रहा है। डालते हैं तो गुस्सा होते हैं, अफसरों पर बरसते हैं, ट्वीट करते हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है। अरे जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा भी प्रसन्न रहते हैं। आ रहा है। और मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की लॉन्चिंग के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद किसानों के फॉर्म भरवाने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बातचीत की मीडिया से और किसान भाइयों को लाभ पहुंचे इसके लिए वो वहां पर आए हैं और लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए, इसके बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया। दरअसल इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि अन्नदाता नहीं प्राणदाता हैं किसान, वो एमपी का भंडार अन्न से भर रहे हैं, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, उनकी सुविधाओं में इजाफा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इसी कड़ी में हम किसान सम्मान योजना राशि को भी बढ़ा रहे हैं और आपके हित में काम करने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। $619 लाख मीट्रिक टन ये पिछले साल करेगा। हमने अन्न के भंडार भर दिए। हमारा बासमती चावल हो, हमारा सरबती गेहूं हो, हमारा 1 कली का लहसुन हो, अलग अलग फसलें दुनिया में आज धूम मचा रही है मेरे किसान भाइयों। लेकिन सरकार ने हमने आपका साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप याद कीजिए वो दिन जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी और किसान को 15-16% पर ब्याज मिलता था। कई बार जो सुविधा मिलती उसके बारे में अपन भूल जाते हैं। मैंने घटा के पहले 7% किया, फिर 5% किया, फिर 3% किया, फिर 1% किया और बाद में तय कर दिया 0% ब्याज पे किसान को कर्जा मिलेगा।
तो बड़ी खबर इस बीच छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां बिलासपुर में सीजीपीएससी भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर विधायक ननकीराम कंवर की तरफ से लगाई गई याचिका को स्वीकार कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ननकीराम कंवर की तरफ से लगाई गई याचिका को लेकर कोर्ट ने सवाल उठाया कि ऐसा क्या संयोग है कि अफसरों और नेताओं के बेटा बेटी रिश्तेदारों का चयन हो गया। कोर्ट ने पूछा कि क्या ये सारी नियुक्तियां हो चुकी हैं। वहीं सरकार और आयोग से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है और इधर पीएससी घोटाले में आरोपों के बाद सरकार मामले की जांच कराएगी। सरकार ने कहा कि मामले की जांच कर रही सरकार खुद कोर्ट के सामने जवाब पेश करेगी। जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं यथास्थिति रहेंगी। कोर्ट के अगले आदेश तक नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। और इस बीच बीजेपी के महामंत्री ओपी चौधरी ने बड़ा बयान दिया। सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पैसे लेकर ट्रांसफर करने में लगी है और प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ओपी चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए राज्य की सरकार को घेरा और राज्य सरकार को घेरते हुए उन्होंने ट्रांसफर को लेकर सवाल उठाए। दरअसल ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ सरकार के ट्रांसफर उद्योग का आरोप लगाते हुए घेर रहे थे। पैसे लेकर ट्रांसफर किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। सरकार जाने के समय में अब कांग्रेस के लोग लूटने और खसोटने में लगे हुए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में सभी विभागों में कांग्रेस की सरकार ट्रांसफर उद्योग चला रही है। पैसे देकर पोस्टिंग किए जा रहे हैं। पुलिस विभाग में भी यही चल रहा है। इसी कारण पूरे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, चरमरा चुकी है। आज चला चली की बेला में कांग्रेस के लोग पूरी तरह से लूटने खसोटने में लगे हुए हैं। और आज देखिए कि रायगढ़ में करीब 7 करोड़ रुपए की डकैती हो गई। इस तरह की घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं और हमारे छत्तीसगढ़ को ये अपराध गढ़ बनाकर रख दिए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन, छत्तीसगढ़ के भाई बहन माफ नहीं। और लगातार पीएससी के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर है। केदार गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल उठाया और केदार गुप्ता ने सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सरकार चुनावी समय में लगातार जुटी हुई है कि किसी तरह से सत्ता बचाई जा सके। और इस मामले में बीजेपी के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकार पीएससी में भ्रष्टाचार करके युवाओं का भविष्य तबाह कर चुकी है और पीएससी को लेकर राजनीतिकरण किया जा रहा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने टीएस सिंहदेव के अपमान वाले बयान पर भी तंज कसा और उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव के बयान से यह पता चला कि मुख्यमंत्री और अधिकारी तानाशाही और अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं। गुप्ता ने पूछा कि जब उप मुख्यमंत्री ही इतने परेशान हैं तो जनता का क्या होगा। जैसे ही पीएससी की लिस्ट घोषित हुई थी, भारतीय जनता पार्टी ने सीधा आरोप लगाया था कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और छत्तीसगढ़ को जो डिप्टी कलेक्टर जैसे बड़े अधिकारी जो छत्तीसगढ़ को चलाएंगे, मार्गदर्शन देंगे और जो युवा अपनी मेहनत से आगे बढ़ना जा रहे हैं, उन्हें रोका गया है और कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण करके प्रशासनिक अधिकारी, शासन में बैठे लोग और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आपस में बंदर बांट कर ली है। कोई भी सरकार हिंदुस्तान में हर प्रदेश में संविधान के अनुरूप चलती है, जिसमें एक प्रोटोकॉल फिक्स होता है। और जब माननीय उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी को कहना पड़ रहा है कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, तो ये खाली प्रोटोकॉल की बात नहीं है। भूपेश बघेल की तानाशाह सरकार और इस तानाशाह सरकार के तानाशाही अधिकारी अपनी मन मर्जी कर रहे हैं और लूट रहे हैं छत्तीसगढ़ को। और छत्तीसगढ़ में इस वक्त की जो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां रायगढ़ लूट मामले में एक बड़ी अपडेट ये आई कि इस पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 से 6 करोड़ की लूट के मामले में न सिर्फ कैश बल्कि जो ज्वेलरी लूटी गई थी उसे भी बरामद कर लिया गया और इस पूरे मामले को लेकर सरकार को भी घेरा जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार घिर रही है। चुनाव के समय में पुलिस ने बैंक डकैती लूट मामले में जेवर भी बरामद किए। दरअसल रायगढ़ में दिन दहाड़े एक्सिस बैंक से 6 से 7 बदमाशों ने जो डकैती की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने सभी राज्यों से लगने वाली सीमाओं को सील किया और इस पूरे मामले में पुलिस को कामयाबी भी मिली। जब बलरामपुर के रामानुजगंज से रुपए बरामद हुए तो एक बड़ी कामयाबी के रूप में इसे देखा गया और जानकारी के मुताबिक ट्रक और कार में ये पैसा ले जाया जा रहा था। पुलिस ने लूट के 4 करोड़ रुपए सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए और पुलिस को ये कामयाबी वाहन चेकिंग के दौरान मिली। बता दें कि इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस।
तो संसद के इस परिसर से अभी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। सदन में जो चर्चा है उससे जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।